वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 19th फ्लोर का पार्ट 9। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि कैटी अपने डैड को खोने से काफी परेशान थी। वहीं मिस्टर चैंग की मदद से कैटी, येंग, सैम और सिना के ब्रेन में जो चिप थी वो निकाली जा चुकी थी। वहीं सिना को किसी का तो मैसेज आया था जिससे वो काफी परेशान थी और डॉम से निकल गई थी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि सिना गई है अपनी मॉम के पास, जहां उसकी मॉम सीधा यही सवाल करती कि तुम्हारा येंग नाम का कोई क्लासमेट है क्या। सिना काफी नर्वस हो जाती है मगर वो झूठ नहीं बोलती। वो अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं, पर आपको इससे क्या आप मेरे पर्सनल लाइफ को भी आप कंट्रोल करना चाहती हैं। तो मॉम कहती है कल तुम्हारा वो येंग मेरे पास आया था तलवार लेकर और मुझसे मुकाबला करना चाहता था। वो वैसे तो कांप रहा था मगर उसने मुझ पे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आंटी आप गलत हो, बहुत ही गलत हो। मुझे तो गुस्सा आ गया उस पे और मैं तो उस पे हमला करने वाली थी कि तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया तुम्हारी बास्केटबॉल खेलने का, जिसे देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट बास्केटबॉल में है, पर पूरी तरह से ठीक न होने की वजह से तुम सही से खेल नहीं पा रही थी। मगर जितना भी खेल रही थी खुशी के साथ खेल रही थी वीडियो में। इसलिए बेटा मैंने ये फैसला किया कि अब से तुम्हें जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे फॉलो करो। मेरी ओर से कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। पर तुम्हारी बहन देखो अभी बहुत ही छोटी है, उसे सही से पता नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अभी उसके कई सारे इंटरेस्ट चेंज होंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए उसे मेरे साथ ये तलवारबाजी करने की प्रैक्टिस करने दो। आगे चलकर जो उसका मन करेगा वो कर लेगी। बाकी तलवारबाजी का हुनर भी रहेगा उसके पास। और माना कि तुम अब यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने वाली, मगर ये कॉलेज ज्यादा दूर तो नहीं है, इसलिए बीच बीच में आ जाया करो अपनी बहन को देखने के लिए। और दोस्तों अपनी मॉम में ये पॉजिटिव चेंजेस देखकर सिना बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जब मैसेज करके उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था तब वो डर गई थी कि पता नहीं मॉम अब क्या कहेगी। मगर अभी वो फिलहाल के लिए बड़ी खुश है, इसलिए वो जाती है सीधा येंग के पास जो कि अभी बास्केटबॉल ही खेल रहा होता है। तो वहाँ वो उस पे गुस्सा होने का नाटक करती है। हाँ, सिर्फ नाटक, कि तुम्हें किसने कहा हमारे मामले में ये टांगे अड़ाने के लिए, तो मेरे मॉम के पास क्यों गए थे। अब येंग की हालत खराब हो जाती है कि ये तो गुस्सा हो गई, जबकि वो तो नाटक कर रही है दोस्तों। इतने में सिना उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचती है और सीधा उसके होंठों पे पप्पी दे देती है जोरदार, जिससे आसपास के स्टूडेंट्स भी हैरान और घूरने लग जाते हैं इनको। कुछ तो इनका वीडियो भी बनाने लग जाते हैं और तभी उनके फोन पे आता है न्यूली रिलीज्ड गेम 19th फ्लोर का नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पे टैप करने पे थॉमस की एक वीडियो प्ले होती है जिसमें वो अपनी गेम की खूब सारी तारीफ कर रहा होता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी गेम है, इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक सेंसरी प्लेजर होता है। अगले 10 मिनट में ही बीटा टेस्टिंग होने वाली है। और ये खबर तुरंत ही आग की तरह फैल जाती है हर जगह। सैम फिर सिना, येंग और मिनी को बुलाता है इस बारे में डिस्कस करने के लिए, पर कैटी को नहीं बुलाता, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि कैटी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। उसे और परेशान नहीं करना चाहते ये लोग। यहाँ सैम कहता है कि दोस्तों 19th फ्लोर गेम के धड़ल्ले से प्रमोशन हो रहा है, 10 दिन में पब्लिक टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। हमें नहीं पता कि कितने सारे लोग उसको ज्वाइन करके अपनी जान को खतरे में डालेंगे। हमारे पास फिलहाल थॉमस को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। पर अगर तुम सबने नोटिस किया होगा तो जब हम थॉमस के ऑफिस गए थे तो वहाँ पे टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसमें थॉमस और उसकी बेटी की भी फोटो थी। जब मैंने उसकी बेटी के बारे में रिसर्च किया तो मुझे उसकी एक वीडियो मिली। और दोस्तों वीडियो में थॉमस की बेटी को देखते हैं जो कि ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रही थी। वो कैमरा लेकर पहुंच गई थी इसी कॉलेज के 19th बिल्डिंग में। दूसरी ओर हम देखते हैं कैटी को जो कि चली गई थी टाइनजी गेमिंग में, क्योंकि वहां आज फ्री में वीआर सेट्स बांटे जा रहे थे। कैटी भी एक हेडसेट ले लेती है और उसे इस्तेमाल भी कर लेती है। तो जैसे ही वो हेडसेट पहनती है ना, वो एक जंगल वाले लोकेशन में पहुंच जाती है जहाँ पे ऑटोमेटेड वॉइस उससे कहता है कि अगर आपको ये लोकेशन पसंद नहीं आया तो आप हमारे मेन्यू में से कोई दूसरा सीन चूज कर सकती हैं, जैसे टैंग डायनेस्टी, मार्स बेस या कोई फैंटेसी सिटी। कैटी कहती है कि आपके पास शैडो पपेट घोस्ट हाउस का ऑप्शन है। जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा कोई सीन तो नहीं है हमारे पास। तब वो एविल स्पिरिट विलेज के बारे में पूछती है, पर उसके लिए भी मना कर दिया जाता है। फिर वो सर्कस ऑफ जॉय और एबेंडेंट फैक्ट्री के बारे में भी पूछती है, पर इन सब के लिए भी मना कर दिया जाता है। तो फिर वो हेडसेट उतार देती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर सैम अपने दोस्तों के साथ जाता है टाइनजी गेमिंग और सीधा थॉमस से मिलने की सोचता है, पर गार्ड तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के उसको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। पर जैसे थॉमस को पता चलता है कि सैम और उसके दोस्त मिलने के लिए आए हैं तो वो तुरंत ही उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेता है, जहां सैम थॉमस की बेटी की वीडियो दिखाता है जिसमें वो 19th बिल्डिंग को अंदर से एक्सप्लोर करने जाती है, क्योंकि ये उसके फॉलोअर्स ने उसको चैलेंज किया था कि हॉन्टेड बिल्डिंग में जाकर व्लॉग बनाओ। पर थॉमस सैम के हाथों से फोन छीन कर रख देता है और कहता है दोबारा वो सब मुझे याद मत दिलाओ। वो तो नहीं देखता दोस्तों, पर आइए हम आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। थॉमस की बेटी अपने फॉलोअर्स के कहने पर गई थी वहां रात में हॉन्टेड हाउस में और अकेले व्लॉगिंग करने में बिजी थी, जहाँ पे उसके फॉलोअर्स कमेंट करके उससे कुछ कुछ करने को कह रहे थे, जैसे उस रूम में जाओ या हॉल को दिखाओ वगैरह वगैरह। तो इस दरमियान दोस्तों वो लोग उसको ऊपर जाने के लिए कह देते हैं और वो जब सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है तो एक सीढ़ी टूटी होने की वजह से बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और अपने फॉलोअर्स से मदद मांगती है, मगर उसके फॉलोअर्स उसका मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि ये व्लॉगर्स ना लाइक एंड व्यूज के लिए बस ऐसा ड्रामा करते रहते हैं, जरा सा गिर क्या गई, देखो किस तरह की नौटंकी कर रही है। और ये सब जब हो रहा था ना तो थॉमस अपने काम पे था, उसे मतलब ये बातें नहीं पता थी। वो आखिरी मोमेंट पे ये सारी चीजें देखता है, वो भी अपने पीए के दिखाने पे। अब वो उसी बात को लेकर गुस्सा था दोस्तों।
थॉमस अब सैम और उसके दोस्तों से कहता है कि जिस तरह से दुनिया वालों ने मेरी बेटी की मौत का तमाशा बनाया था ना, ठीक उसी तरह मैं भी इस गेम के जरिए लोगों की मजबूरी को देखना चाहता हूँ। उनको रोते तड़पते हुए देखकर उनको मरता हुआ देखना चाहता हूँ। और तब सैम बताता है कि मैंने इस बारे में पता किया और मुझे पता चला कि उसके फॉलोअर्स में कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने एम्बुलेंस को कॉल किया था, मगर उस रात रोड में ट्रैफिक होने की वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाई और नर्सेस पैदल ही भागकर जाने लगी थी। एक नर्स को धक्का भी लग गया था गाड़ी से, मगर फिर भी वो भागते भागते आई ताकि आपकी बेटी की जान बच पाए। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कईयों ने उसकी जान बचाने की सोची भी थी, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों के मजाक उड़ाने की सजा आप सभी को नहीं दे सकते। सैम काफी समझाता है दोस्तों इस तरह, मगर थॉमस नहीं मानता। वो कहता है कि अच्छे लोग तो नाम भरी हैं और उनके कोशिश करने से क्या मेरी बेटी बच पाई थी? नहीं ना, तो मैं उन्हें माफ नहीं करने वाला। इसके बाद थॉमस अपने स्टाफ को बुलाकर इन्हें ऑफिस से बाहर निकलवा लेता है, जिसके बाद सैम के दोस्त उससे कहते हैं कि हमें भी गेम में वापस जाना होगा भाई, ताकि हम कैटी के डैड और बाकी कोमा वाले लोगों को वापस ला सके। फिर पहले तो सैम इन्हें जाने से मना कर देता है, पर जब ये लोग जिद करते हैं तो सैम इन्हें भी अपने साथ गेम में लेकर जाने को तैयार हो जाता है। इधर कैटी जाती है अपने घर, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ उसे एक लेटर देते हुए कहती कि बेटा जरा ये लेटर और पुराने लेटर्स की हैंडराइटिंग देखो तो सेम है ना, जबकि ये लेटर तुम्हारे कॉलेज के कैंटीन शेफ लिन ने दी है। जरा उनसे पूछो ना कि क्या वो तुम्हारे डैड के बारे में कुछ जानते हैं क्या। देखो बेटा, अपने डैड से नाराजगी एक तरफ है और वो इतने दिनों से हमारे टच में नहीं है, ये दूसरी बात है। तुम्हें उनकी खोज खबर लेनी होगी, जरा लेटर खोलकर पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। पर लेटर खोलने के बाद वो बंद कर देती है और कहती है इसमें कुछ खास नहीं लिखा है ग्रैंड माँ, और मुझे कॉलेज जाना होगा, कुछ काम है, जरूरी याद आ गया। तब ग्रैंड माँ उसको टिफिन देते हुए कहती है कि ये भी लिन ने दिया था कल और मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था, खा लेना बेटा, खाना बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दोस्तों कैटी अपनी ग्रैंड माँ के होम से निकल जाती है और अपनी बाइक से दूर एक ब्रिज पे जाती है, जहाँ पढ़ती है वो लेटर। लेकिन लेटर में उसके डैड ने अपने दिल की बात लिख रखी है कि कैसे उसकी मॉम और उसके साथ बिताया हुआ हर पल उन्हें बहुत ही अच्छी तरह याद है। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम तो वेस्ट कर दिया, मगर अब वो कैटी को बस देखना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, उसे जॉब करते हुए, शादी करते हुए इस तरह देखना चाहते हैं। और इस लेटर को पढ़कर कैटी बड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड के द्वारा बनाया हुआ टिफिन खाने लग जाती है उन्हें मिस करते हुए। तो उसे एक मोमोज में से कॉइन भी मिलता है, जिसको देखकर उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बचपन में जब कैटी के मॉम डैड साथ मिलकर मोमोज बनाया करते थे ना, तो उसके डैड हमेशा कैटी के लिए एक लकी मोमो बनाते थे जिसमें वो कॉइन डाला करते थे। इसके बाद रात में कैटी जाती है मिस्टर चैंग के घर पे, पर वहाँ वो शॉक्ड हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसके बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं कि हम अंकल की मदद करना चाहते हैं गेम में जाकर, मगर कैटी मना कर देती है। वो कहती है कि तुम सब मेरे डैड के बनाए हुए गेम के विक्टिम्स हो, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती। तो तब सैम कहता है कि तुम्हारे डैड कोई विलन नहीं है, उन्होंने तो रियल विलन थॉमस को रोकने की काफी कोशिश की और अभी भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। हम सब उनकी मदद करना चाहते हैं, तो कैटी तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर कैटी को भी जोश आ जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। इसके बाद मिस्टर चैंग उनके पुराने हेलमेट में फिर से चिप इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि नए गेम के हेलमेट में वो चिप नहीं लगी होती है। वो हेडसेट तो बस चला हुआ था, 10 दिन के बाद ही रियल गेम में उन लोगों को एंटर किया जाएगा। अभी तो बस ऊपर से सब कुछ अच्छा चलेगा उस गेम में, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आ जाए। अब चैंग इनको कहता है कि तुम लोगों को अपना मकसद नहीं भूलना, गेम में जाने के बाद तुम्हें अल्टीमेट स्पेस का रास्ता ढूंढना है, ताकि तुम लोग कोमा में जा चुके सारे प्लेयर्स के कॉन्शियस तक पहुंच सको। बाहर से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, मगर सुनो, हेडसेट में कुछ इंप्रूवमेंट करवा दी है मैंने। अगर गेम में कुछ भी अजीब लगे तो अपने हेडसेट के बैक में लगे बटन को प्रेस करके गेम से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये लोग गेम में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले तो ये लेवल 1 में जाते हैं, जहाँ पे पहले इनको पपेट मॉन्स्टर्स मिले थे वहीं, मगर अब वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स है ही नहीं, इसीलिए ये लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। वहाँ पे एविल स्पिरिट भी नहीं होते और ना ही सर्कस वाले लेवल पे कोई क्लॉन होता है, ये सारी जगह खाली होती है। इसके बाद ये लोग जाते हैं सीवेज सिस्टम वाले लेवल पर वहाँ भी टीवी ऑफ होता है, मौत भी गायब होते हैं, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर सैम कहता है कि गेम फिलहाल के लिए साइलेंट हो गया है, सारे मॉन्स्टर्स और कैरेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है। तभी वहाँ की टनल कोलैप्स हो जाती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं, मगर भाग नहीं पाते और इस कोलैप्स से सिर्फ कैटी और सैम ही बच पाते हैं, बाकी सारे मलबे में दबकर मर जाते हैं। और ये देखकर दोनों तुरंत ही अपने हेलमेट के पीछे बटन को प्रेस करके रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और अभी तक में दोस्तों इनके सारे फ्रेंड्स कोमा में जा चुके थे। अब मिस्टर चैंग कहता है कि मैंने यहाँ से गेम में एंटर करवाने की कोशिश की तुम लोगों को, इसीलिए लगता है ये ग्लिच हुआ। अब मुझे रिस्क लेकर ही तुम दोनों को किसी तरह टाइनजी गेमिंग के कंट्रोल रूम से गेम में डायरेक्टली उस अल्टीमेट स्पेस में एंटर करवाना होगा। सैम कहता है पर ऐसा करने से आपको खतरा हो सकता है ना। तो चैंग कहता है कि हाँ हो तो सकता है, मगर तुम्हारी मदद करना मतलब अपनी बेटे की मदद करने जैसा है, क्योंकि तभी वो दोबारा इस रियल वर्ल्ड में आ सकती है। तो रात में दोस्तों मिस्टर चैंग अपना पास की यूज करके कैटी और सैम को अपने साथ उसी टाइनजी गेमिंग के कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। इस वक्त वहाँ के गार्ड्स डिनर करने के लिए गए होते हैं, तो ये लोग बिना किसी की नजर में आए हुए चुपचाप कामयाब हो जाते हैं। अब चैंग इनको सारे लेवल को पार करा के
डायरेक्टली अल्टीमेट स्पेस में डाल देता है। और पता है दोस्तों, ये अल्टीमेट स्पेस ना बिल्कुल एक जेल के जैसा माहौल होता है। सारे कैदी अपने अलग अलग रूम में कैद होते हैं जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं होती। जैसे दरवाजा खुलता है तो सारे कैदी अपने रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ येंग, सिना और मिनी भी कुछ देर पहले ही यहाँ पे आए हुए थे, इसलिए ये लोग तो अपने होश में थे और बाकी पहले जितने भी लोग कोमा में जा चुके थे वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह यहाँ पे थे। तो लंच टाइम पे ये सारे आपस में मिलते हैं, मगर पहले के प्लेयर्स जैसे कि जेनी, हैरी, मैक्स, जॉय, नीना, ये सभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। यहाँ पे सारे लोग थे सिवाय कैटी के डैड के, जिससे इनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो गए कहाँ, यहाँ क्यों नहीं है। तो मिनी नीना का हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि हम लोग आपको बचा लेंगे, मगर नीना जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम इल्यूजन हो, मैंने फाइट नहीं की, मैं तो अच्छी कैदी हूँ, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मुझे उन अंकल की तरह डेंजन में नहीं जाना, मुझे डेंजन से बड़ा डर लगता है। तभी गार्ड्स डांट कर नीना को चुप करवा देते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, कैटी डेंजन जाने की सोचती है अपने डैड को बचाने के लिए। वहीं सैम जाना चाहता है कंट्रोल रूम में ताकि वो मिस्ट को हटाकर सारे सेल्स के डोर खोल सके, क्योंकि सेल्स में मौजूद मिस्ट की वजह से दोस्तों सारे प्लेयर्स को बड़े ही ये डरावने नाइटमेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो रियलिटी इल्यूजन में फर्क करना भूल गए। तो कैटी सिना से आंखों ही आंखों में सेटिंग कर लेती है और दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। फाइट भी ये लोग इस तरह से करते हैं जिसमें कैटी विलन लग जाती है और सिना विक्टिम, इसलिए कैटी को अरेस्ट करके डंजन में डाल दिया जाता है, वहीं बाकियों को उनके सेल में। डंजन के सेल में कैटी के जाते मिस्ट भरने लग जाती है। वो पास वाले सेल में पड़े अपने डैड को देखती है दोस्तों, और इन दोनों सेल में एक जालीदार खिड़की लगी हुई है जिससे दोनों बातें करने लग जाते हैं। कैटी के डैड उसको यहाँ देखकर थोड़ी देर के लिए तो खुश होते हैं कि मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाया, मगर फिर वो काफी टेंशन में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कितना खतरा है। मगर फिर वो चुप हो जाते हैं ये सोचकर कि इन्होंने इतना खतरा मोल ले ही लिया है तो इनका मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको हिम्मत देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब सैम अपने सेल में जाता है तो उसने लंच टाइम में अपने रुमाल को पानी से भिगा दिया था, उससे ही वो अपने नाक और मुंह पे रख लेता है ताकि ये मिस्ट उसे फिर से किसी नाइटमेयर दुनिया में ना लेकर जाए। तो जैसे ही मिस्ट निकलना शुरू होता है वैसे ही सैम वेंटिलेशन डक्ट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वो इसी वेंटिलेशन टनल की मदद से सीधे कंट्रोल रूम तक जाने की सोचता है, क्योंकि दूसरा उसके पास कोई रास्ता है नहीं वेंटिलेशन डक्ट पर। लेकिन उसके पैरों की आवाज बड़ी तेज तेज आ रही थी, जिससे गार्ड को शक तो होता है और वो भी वेंटिलेशन डक्ट खोलकर ऊपर आ जाता है, मगर सैम तो फट से कॉर्नर पे छिप जाता है। फिर गार्ड के वापस जाने के बाद सैम आराम से धीरे धीरे करके किसी तरह कंट्रोल रूम के ऊपर पहुंच जाता है। डक्ट में से वो देखता है कि कंट्रोल रूम में तो एक गार्ड मौजूद है जो कि सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा है। इसीलिए सैम क्या करता है दोस्तों कि डक्ट से जो वायर्स जा रही थी ना, उनमें से एक वायर सीसीटीवी की भी थी, तो वो उस वायर को कट कर देता है, जिससे फुटेज हो जाती है बंद और कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड बाहर आ जाता है चेक करने के लिए कि क्या हो गया। इतने में सैम डक्ट से नीचे रूम में उतर जाता है और जैसे ही वो गार्ड वापस कंट्रोल रूम में आता है ना, तो पीछे से सैम उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक लिवर पुल करता है जिससे सारे सेल्स में मिस्ट सप्लाई बंद हो जाता है और सारे सेल्स में मौजूद सारे प्लेयर्स को जो बुरे बुरे सपने आ रहे थे वो धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। इसके बाद सैम एक और लिवर पुल करता है जिससे सारे कोमा में जा चुके प्लेयर्स की कॉन्शियसनेस लौट आती है। अब उन्हें गेम में ही सही पर इल्यूजन और रियलिटी में फर्क समझ आ रहा था और ये सारे प्लेयर्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में बटे हुए थे। सभी उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो कोई अपनी दीवार पीटने लगता है ताकि बगल वाले प्लेयर्स से किसी तरह बात की जा सके। ये चीज गार्ड्स नोटिस कर लेते हैं और सारे के सारे गार्ड्स चले जाते हैं कंट्रोल रूम में, जिसके दरवाजा अंदर से सैम ने बंद कर दिया था और ये गार्ड्स उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो उतने में ही दोस्तों सैम सारे सेल्स के दरवाजे भी कंट्रोल रूम से खोल देता है। अब मैक्स तो जैसे अपने सेल से बाहर निकलता है उसी टाइम हैरी भी अपने सेल से बाहर निकल आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, वो हग वगैरह करते हैं और अपनी खुशी जताते हैं कि तुम्हें इस तरह से दोबारा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। शॉर्ट में दोस्तों मैक्स हैरी को इस गेम का सारा फंडा समझाने की कोशिश करता है और समझाता है कि कैसे कैटी और सैम इस गेम को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके बाद इन्हीं के ब्लॉक में होती है नीना, जिसे दोनों देखते हैं तो पर कुछ खास बातें नहीं करते। ये जाते हैं चौथे सेल में जहाँ पे जॉय होता है, वो अभी भी बिल्कुल होश में नहीं होता। तो जब मैक्स और हैरी उससे बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कुछ बोलता ही नहीं, बट बार बार यही रट लगाता है कि ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। तो मैक्स और हैरी उसको समझाने की कोशिश में जुट जाते हैं कि नहीं भाई, ये कोई इल्यूजन या नाइटमेयर नहीं है, बल्कि हम दोनों सच में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें लेकर हम यहाँ से रियल वर्ल्ड में जाएंगे। और काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद जॉय कन्विंस हो जाता है कि ये सच में मेरे सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले जॉय मैक्स को गले लगाता है और पूछता है कि तुम्हें बचाने के लिए वो डेंजरस आइडेंटिटी कार्ड मैंने ले लिया था, पर तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं बचाया। और तब हैरी जॉय से कहता है कि देख भाई, जो हो गया सो हो गया, तुम ये भी तो देखो कि ये तुम्हें बचाने के लिए वापस गेम में आया। पर जॉय के इस बर्ताव से दोस्तों मैक्स को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, वो तो उल्टा रोने लग जाता है और कहता है कि हाँ भाई, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जिससे जॉय का गुस्सा फिर से शांत हो जाता है और फिर मैक्स, जॉय और हैरी तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी ओर येंग सबसे पहले सिना से मिलता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। फिर मिनी भी अपने सेल से निकलती है और इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। इसके बाद ये तीनों मिलते हैं जेनी से।
जैनी कुछ देर इनसे खैरियत पूछती है और फिर उसे कैटी की चिंता हो जाती है। तब यंग उसे बताता है कि वो तो डेंजन गई हुई है। ये सुनकर जैनी कैटी को बचाने के लिए तुरंत जाने की सोचती है। उधर दोस्तों एक गार्ड नीना को देख लेता है तो वो डर के मारे जॉय के सेल में घुस जाती है, जहाँ पे जब गार्ड अंदर आता है ना तो देखता है कि जॉय, हैरी और मैक्स तीनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। गार्ड को देखकर ये तीनों थोड़ी देर के लिए डर तो जाते हैं, मगर फिर जब ये नोटिस करते हैं कि ये गार्ड तो अकेला है, तब वो तीनों मिलकर उस गार्ड की अच्छे से पिटाई कर देते हैं और वो उसको इतना मारते हैं कि गार्ड बेचारा बिल्कुल बेहोश। अब इसके बाद मैक्स सोचता है सैम को बचाने के लिए। तभी हैरी, जॉय और नीना भी उसके साथ जाने की सोचते हैं। दूसरी ओर जैसे सिना को कैंटीन दिखाई देता है तो वहाँ पे रखे हुए जो भी आइटम उसके हाथ लगते हैं उसको उठा लेती है और एज अ हथियार की तरह यूज करने की सोचती है। वहीं मैक्स और उसके साथी पहुंच जाते हैं कंट्रोल रूम तक। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और गार्ड्स को भटका भी देते हैं। इतने में सैम वापस से वेंटिलेटर डक्ट में चढ़कर भाग जाता है, क्योंकि अभी तक वो खुद दरवाजे पे खड़ा होकर दरवाजे को खोलने से रोक रहा था, पर गार्ड्स के वहां से जाते ही उसे भागने का मौका मिल गया। इधर जेनी और उसके साथी मिलकर डेंजन जाते हैं, जहाँ के दरवाजे कंट्रोल रूम से कंट्रोल नहीं होते। वहाँ पे गार्ड्स मौजूद रहते हैं 24 आवर्स, इसीलिए ये लोग अपने साथ जो कैंटीन से हथियार लेकर आए थे उससे ये गार्ड्स पे हमला कर देते हैं। उसे भी ये लोग मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर गेट खोलने की सोचते हैं, मगर गेट खोलने के लिए पास की जरूरत होती है और तब जेनी गार्ड के ही पास से पास की लेकर गेट खोलती है, जिससे वो कैटी और उसके डैड को सेल से बाहर निकालती है। जेनी पहले तो कैटी को देखते उसे हक कर लेती है। इसके बाद कैटी कहती है कि हमें बाकी के दोस्तों के पास जाना होगा, फिर मिस्टर चैंग हमारी मदद करने के लिए सीक्रेट डोर खोलेंगे, जिसके लिए कैटी के डैड कहते हैं कि पर उसके लिए हमें पहले वो सीक्रेट दरवाजा ढूंढना होगा। मैंने इस गेम के सारे लेवल्स खेल लिए हैं, पर मुझे वो सीक्रेट दरवाजा अभी तक नहीं मिला, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो यही है। इसके बाद जैसे ये लोग आ जाते हैं, इनको सैम, मैक्स और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। अब इनके पीछे तो गार्ड्स पड़े हुए थे, इसलिए ये सारे लोग साथ में भागते हैं। भागते भागते ये लोग पहुंच जाते हैं दरवाजे तक, जिसपे एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है, जो कि सही कोड डलने पे ही खुलने वाला था। तो कैटी के डैड उसको खोलने की कोशिश में जुट जाते हैं। तभी सारे गार्ड्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों उनको रोकने के लिए, और फिर यहाँ पे जबरदस्त फाइट होती है। इसके बाद कैटी के डैड वो सीक्रेट डोर खोलने में हो जाते हैं कामयाब और ये सभी गेम से बाहर आ जाते हैं। कैटी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे सभी खूब हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद दोस्तों येंग लेकर जाता है सीना को अपने डैड से मिलवाने के लिए, जहाँ सीना येंग के डैड को जुए में बुरी तरह से हरा देती है। एक दो बार तक तो ठीक था, मगर वो बार बार उन्हें जब हरा रही होती है ना, तो येंग थोड़ा इशारा करता है कि डैड ये बात ईगो पे ले लेंगे, ऐसा मत करो, मगर वो नहीं सुनती। और इसके बाद वही होता है दोस्तों जिसका येंग को डर था। उसके डैड भड़क जाते हैं और गेम बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो जब सिना उनसे बहस करने की सोचती है तो येंग उसको रोक लेता है, जिससे सिना भी नाराज हो जाती है और वो येंग से झगड़ने लग जाती है कि क्यों नहीं खेलने दिया मुझे। और दोस्तों ये नॉर्मल लड़ाई इनके बीच ब्रेकअप कर आ जाती है। हाँ, येंग सामने से ब्रेकअप करके चला जाता है, जिससे सिना काफी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। येंग तो मेरे साथ जन्मों जन्म तक मरने की सोच रहा था और आज इसको हो क्या गया। दूसरी ओर दोस्तों हम कैटी को देखते हैं, वहाँ भी झगड़ा हो रहा था कैटी के डैड और ग्रैंडमा में। पता है वो भी किस बात पर? तो बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि ग्रैंडमा अंकुरित आलू पकाने जा रही थी और डैड कह रहे थे कि ये सही नहीं है, ऐसे आलू को नहीं खाना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है मैं इतने सालों से खा रही हूँ और आज अचानक क्या हो गया, किसी के कहने पे मैं ये चेंज तो नहीं कर सकती। तो जिसपे डैड समझाते हैं कि ये साइंस है माँ, इसको खाना सही नहीं होगा। तो ग्रैंडमा कहती है ऐसी की तैसी तेरी साइंस की, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के सामने ये साइंस वाइंस कुछ नहीं है। और इसी बहस में आलू भी गिर जाते हैं, ग्रैंडमा भड़क जाती है एकदम से और डैड भी घर छोड़कर चले जाते हैं। वो कैटी से कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो आ जाना मेरे क्वार्टर पे, मैं तो चला इस घर से। इसके बाद दोस्तों रोड साइड में कैटी देखती है कि कुछ लोग मिलकर मैक्स को मार रहे हैं। पूछने पे पता चलता है कि हैरी और जॉय ने मिलकर कुछ तो पैसे का हेरफेर किया था और वो भाग चुके हैं और अब ये लोग मैक्स को पकड़कर पीट रहे हैं। तब कैटी किसी तरह इन लोगों को समझाती है और फिर जाती है कॉलेज में, जहाँ मिनी कैटी को पकड़कर रोते हुए हक करती है और बताती है कि कैसे मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया और अब उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जा रही है। इतने में कैटी को भी हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हॉस्पिटल जाने पे वो देखती है कि उसके डैड वहाँ पहले से मौजूद है। तब डैड बताते हैं कि डॉक्टर ने मेंटली प्रिपेयर रहने को कहा है, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। कैटी और परेशान कि अचानक ये सब क्या होने लग गया, हर जगह से बुरी खबर आ रही है। वहीं कुछ ही देर में दोस्तों ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर डॉक्टर सॉरी कहते हैं, क्योंकि ग्रैंडमा बच नहीं पाई, जिससे कैटी तो बिल्कुल टूट ही जाती है एकदम से। वो अपने डैड पे भड़क जाती है कि आपके झगड़ा करने से सब कुछ हुआ है, क्या जरूरत थी आपको ग्रैंडमा से झगड़ा करने की, देखिए ना क्या हो गया अब। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टाइनजी गेमिंग का कंट्रोल रूम, जहाँ पे थॉमस गेम को कंट्रोल कर रहा था। यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सारा भी एक इल्यूजन ही है, जो कि थॉमस ने गेम में क्रिएट किया है और प्लेयर्स को लग रहा है कि ये सब रियल है, पर असलियत तो ये है कि अभी भी गेम में फंसे हुए हैं। अब आगे क्या होता है लास्ट एपिसोड में देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।